नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम आजाद भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक 2013 की केदारनाथ त्रासदी की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी दोस्तों, ये प्रकृति की बेहिसाब ताकत और इंसानी दखलंदाजी के बीच बिगड़ते संतुलन का एक बहुत बड़ा और बेहद दर्दनाक सबक था। आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस प्रलय को जन्म दिया और कैसे इस भयंकर तबाही के बाद इंसानी जज्बे ने फिर से उठ खड़े होने की कहानी लिखी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले त्रासदी के कारण, फिर वो अभूतपूर्व तबाही जो इसने मचाई, उसके बाद बड़े पैमाने पर चलाए गए बचाव अभियान और आखिर में पुनर्निर्माण और भविष्य के लिए हमारे सबक। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, त्रासदी के कारण एक जानलेवा मिश्रण। अब देखिए, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी, ये एक पूरा खौफनाक चेन रिएक्शन था। कहानी शुरू होती है 16 और 17 जून को बादल फटने से, जिसने ऊपरी इलाकों को पानी से लबालब कर दिया। फिर क्या हुआ? अत्यधिक पानी के दबाव के चलते चोराबड़ी ग्लेशियर टूट गया और सारा पानी एक साथ नीचे आ गया। लगातार बारिश से पहाड़ों की मिट्टी पहले ही कमजोर हो चुकी थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। और अंत में नदियों के किनारों पर किए गए हमारे अपने अनियंत्रित निर्माण ने इस प्राकृतिक आपदा को एक मानव निर्मित प्रलय में बदल कर रख दिया। आपने बादल फटने के बारे में बहुत सुना होगा, है ना? पर मौसम विज्ञान के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ भारी बारिश नहीं है। इसका मतलब है एक बहुत ही छोटे से इलाके में बहुत कम समय के भीतर पानी का अचानक और विशाल सैलाब आ जाना। 16 और 17 जून को ठीक यही हुआ था। आसमान से मानो पानी की नदी ही गिर पड़ी हो। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पहाड़ों के उस सदियों पुराने नाजुक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अभूतपूर्व तबाही और बाढ़ का कहर। 5,700। जरा एक पल के लिए संख्या के बारे में सोचिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में 5,700 से अधिक लोग या तो मारे गए या फिर हमेशा के लिए लापता हो गए। इनमें दूर दराज से आए श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और वहां काम करने वाले मजदूर शामिल थे। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भारी मानवीय कीमत का सबूत है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और सिर्फ इंसानी जानें ही नहीं गईं, बल्कि आधारभूत संरचना का जो विनाश हुआ वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रामबाड़ा जैसा एक पूरा का पूरा कस्बा सचमुच दुनिया के नक्शे से मिट गया। कोई नामो निशान नहीं बचा। 150 से अधिक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हजारों घर, होटल और सड़कें उफनते पानी में बह गईं। 4 धाम यात्रा पूरी तरह ठप हो गई, जिससे भयंकर आर्थिक नुकसान हुआ। और सबसे गहरी चोट पहुंची वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को। नदियों और पहाड़ों को ऐसा नुकसान हुआ जिसकी शायद कभी भरपाई न हो सके। लेकिन इस खौफनाक तबाही के बीच एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। जब मलबा और पानी का सैलाब सब कुछ निगल रहा था, तब एक विशाल चट्टान बहकर आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस भीमशिला ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में चीर दिया और मुख्य मंदिर बिल्कुल सुरक्षित बच गया। तबाही के उस घने अंधेरे में ये विस्मय और आस्था का एक ऐसा अद्भुत प्रतीक बन गया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बड़े पैमाने पर बचाव अभियान और लचीलेपन की जीत। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, ऑपरेशन सूर्य होप। ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि जब इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। मौसम लगातार खराब था, रास्ते टूट चुके थे, संचार के साधन खत्म थे। फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना भारतीय सेना और वायुसेना ने उन दुर्गम घाटियों में दिन रात एक करके एक ऐसा काम कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इस अथक प्रयास का नतीजा क्या निकला? 1 लाख, जी हाँ, 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये विशाल संख्या उस दुखद तबाही के ठीक सामने एक उम्मीद की किरण बनकर खड़ी है। ये साबित करता है कि जब इंसानी इच्छा शक्ति और पूरी मशीनरी एक साथ काम करती है तो इतने बड़े पैमाने पर भी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये मानवीय प्रयास की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, पुनर्निर्माण और भविष्य के सबक, एक सतत मार्ग। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद दोबारा खड़ा होना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। इसका मुख्य जिम्मा उठाया कर्नल अजय कुठियाल के नेतृत्व में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी एनएमआई ने। कल्पना कीजिए, 0 से नीचे का तापमान, भारी बर्फबारी और काम करने के लिए कोई बड़ी मशीनरी नहीं। सब कुछ इंसान और खच्चरों के भरोसे।
इन जानलेवा हालातों में भी एनएमआई की टीम ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को दोबारा संवारने का जो भागीरथ प्रयास किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये कि इस बार पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया गया। पहले जहां अनियंत्रित निर्माण और अतिक्रमण ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया था, वहीं अब एक बेहद सुरक्षित नया मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब रास्ते पहले से कई ज्यादा चौड़े हैं, नदियों के किनारों पर मजबूत रिटेनिंग दीवारें बनाई गई हैं, और सबसे अहम बात, मंदिर को भविष्य की आपदाओं से बचाने के लिए ठीक उसके पीछे एक विशाल कटावरोधी सुरक्षा दीवार खड़ी की गई है। ये सारे कदम इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि हिमालय जैसे बेहद संवेदनशील इलाके में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल अनिवार्य है। अब इलाके की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही बेहतर मौसम पूर्वानुमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि अगर मौसम फिर कभी अपना रौद्र रूप दिखाए तो हम पहले से तैयार रहें और जान माल का कोई नुकसान न हो। तो अंत में 2013 की ये त्रासदी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। क्या मानवता अपने निरंतर बढ़ते कदमों और हिमालय जैसी शानदार लेकिन अदम्य शक्ति का सम्मान करने के बीच वो परफेक्ट संतुलन खोज सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने सुरक्षित कल के लिए मिलकर ढूंढना ही होगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति को समझे, सुरक्षित रहें और हमेशा सीखते रहें।